नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की खास बातचीत में। आज हम एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक पूरी पॉप कल्चर घटना थी। बिल्कुल। वो पहली ईंट थी जिससे एक ऐसा सिनेमैटिक साम्राज्य बना जिसने दुनिया भर के सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं 2008 की फिल्म आयरन मैन की। इसका असर इतना गहरा है कि सोचिए 2022 में इसे अमेरिका की नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में शामिल किया गया। हाँ, ये कहते हुए कि ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। और ये बात बहुत दिलचस्प है क्योंकि जब ये फिल्म बन रही थी तो किसी को भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। सही बात है। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी बातें थीं, जैसे कास्टिंग का एक बड़ा जुआ या कहानी कहने का एक नया तरीका, जिसने इस फिल्म को इतना यादगार बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं उस किरदार से जो इस पूरी कायनात के केंद्र में है, टोनी स्टार्क। फिल्म की शुरुआत में जब हम उससे मिलते हैं तो वो कोई हीरो तो बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी होशियारी थी। उस समय सुपर हीरो मतलब एक आदर्शवादी, साफ सुथरा इंसान होता था। बिल्कुल। लेकिन टोनी स्टार्क, वो तो युद्ध से मुनाफा कमा रहा था। वो अपनी ही बनाई चीजों के असर से जैसे बेखबर था। लेकिन यहाँ एक और परत भी है। मार्वल स्टूडियोज उस समय एक नई कंपनी थी। उन्होंने अपने सबसे बड़े कैरेक्टर्स जैसे स्पाइडरमैन और एक्स-मैन के राइट्स तो बेच दिए थे। हाँ, तो इनके पास जो बचा था उसमें आयरन मैन एक बी लिस्ट हीरो ही माना जाता था। तो उन्होंने एक ऐसे किरदार पर दांव लगाया जिसे आम दर्शक ज्यादा नहीं जानते थे। और सिर्फ किरदार ही नहीं, एक्टर पर भी बहुत बड़ा दांव खेला। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, एक बेहद प्रतिभाशाली एक्टर, पर उस समय उनका करियर निजी मुश्किलों से गुजर रहा था। ये एक ऐसा जोखिम था जिसने सब कुछ बदल दिया। मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर सिर्फ टोनी स्टार्क का किरदार नहीं निभा रहे थे। अच्छा। वो एक तरह से अपनी और टोनी की कहानी को एक साथ जी रहे थे। दोनों ही अपनी गलतियों से जूझकर एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। दर्शकों को पर्दे पर जो दिखा वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, उसमें एक सच्चाई थी। सही कहा। आरडीजे के बिना शायद एमसीयू होता ही नहीं। शायद बिल्कुल नहीं होता। और फिर कहानी हमें सीधे अफगानिस्तान ले जाती है, जहां टोनी की ये आरामदायक दुनिया एक झटके में बिखर जाती है। मिसाइल का प्रदर्शन तो सफल रहता है। लेकिन लौटते समय उसके काफिले पर 10 रिंग्स नाम का एक आतंकवादी संगठन हमला कर देता है। और विडंबना देखिए, वो अपनी ही बनाई स्टार्क इंडस्ट्रीज की एक मिसाइल से घायल होता है। ये सीन कहानी का टर्निंग पॉइंट है। उसे एक गुफा में कैद कर लिया जाता है और उसके सीने में मिसाइल के छर्रे धंस जाते हैं, जो धीरे धीरे उसके दिल की तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी जान बचाता एक और कैदी, हो यूएन सेन। वो एक कार की बैटरी और इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करके उन छर्रों को रोक देता है। हाँ, और अचानक जो आदमी दुनिया के लिए हथियार बनाता था, वो खुद उन हथियारों का शिकार बन जाता है। उसे पहली बार अपनी बनाई चीजों का असली नतीजा देखने को मिलता है। मुझे आज भी वो गुफा वाले सीन याद हैं। आज की सीजीआई वाली फिल्मों के मुकाबले वो कितने असली और खुरदुरे लगते थे। वो हथौड़े की आवाज, वो धातु के टुकड़े। बिल्कुल। और ये डायरेक्टर जॉन फेवरो का कमाल था। वो चाहते थे कि फिल्म में एक असलियत हो। वो जो पहला मार्क आई सूट है, वो कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं था। सच में? हाँ, वो एक असली भारी भरकम सूट था जिसे पहना गया था। और फेवरो ने एक्टर्स को बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करने की, मतलब मौके पर डायलॉग्स बनाने की छूट दी थी। अच्छा, तभी वो बातचीत इतनी नेचुरल लगती है के लिए एक जेरिको मिसाइल बनाए। पर टोनी और यिनसेन गुप्त रूप से दो चीजें बनाते हैं। एक तो वो छोटा आर्क रिएक्टर जो उसके सीने में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर दे, और दूसरा भागने के लिए वो कवच वाला सूट। ये आयरन मैन का जन्म था, किसी लैब में नहीं बल्कि एक अंधेरी गुफा में। और यिनसेन का किरदार यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वो टोनी के लिए एक नैतिक आईना बन जाता है। जब भागने का समय आता है तो यिनसेन अपनी जान कुर्बान कर देता है। हाँ, ताकि टोनी को थोड़ा और समय मिल सके। और मरते हुए वो टोनी से कहता है, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। ये शब्द टोनी के साथ रह जाते हैं। जब स्टार्क उस मार्क 1 सूट में गुफा से बाहर निकलता है और अपने ही बनाए हथियारों को जला देता है, तो वो अपनी पुरानी पहचान को जला रहा होता है। उस गुफा से वो एक बदला हुआ इंसान बनकर निकलता है। जब उसे बचाया जाता है और वो अमेरिका वापस आता है, तो उसका पहला काम होता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना। और वहां वो एक ऐसा ऐलान करता है जिससे स्टार्क इंडस्ट्रीज में जैसे भूचाल आ जाता है। वो कहता है, मेरी कंपनी अब हथियार बनाना बंद कर देगी। क्या ये सिर्फ उस हादसे का असर था या उसके अंदर सच में कुछ बदल गया था? मेरे ख्याल से ये दोनों था। उस गुफा ने उसे एक ऐसी सच्चाई दिखाई थी जिसे वो अपने दौलत के पीछे अनदेखा कर रहा था। पर यह फैसला सिर्फ नैतिक नहीं था, ये एक तरह का विद्रोह भी था। विद्रोह?
किसके खिलाफ? अपने पिता की विरासत के खिलाफ और उस सिस्टम के खिलाफ जिसका वो खुद एक हिस्सा था। और यहीं पर हमें फिल्म का असली विलन मिलता है, ओबेडिया स्टेन। जो उसके पिता का पार्टनर था, एक चाचा जैसा, उस स्टार्क को चेतावनी भी देता है। हाँ, कि इस फैसले से कंपनी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन स्टार्क उसकी बात नहीं सुनता। वो अपने घर की वर्कशॉप में खुद को बंद कर लेता है और एक बेहतर, ज्यादा एडवांस सूट बनाने में लग जाता है। वो सीन देखने में बहुत मजेदार है। बिल्कुल, जहां वो तकनीक के साथ खेल रहा है, गलतियां कर रहा है और धीरे धीरे मार्क 2 और फिर मार्क 3 सूट बनाता है। वो निष्क्रिय बचाव से सक्रिय नायक बनने की तैयारी कर रहा है। वो अब सिर्फ अपनी जान नहीं बचाना चाहता है ना। नहीं, अब वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता है। और उसे पता चलता है कि ओबेडिया स्टेन पर्दे के पीछे से 10 रिंग्स को हथियार सप्लाई कर रहा है। और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल यिनसेन के गांव गुलमीरा को तबाह करने के लिए हो रहा है। ये जानकर उसका शक यकीन में बदल जाता है। उसका दुश्मन कोई अनजान आतंकवादी नहीं, बल्कि उसके अपने ही घर में बैठा है। और जैसे ही उसे ये पता चलता है, वो इंतजार नहीं करता। वो अपना नया लाल और सोने का सूट पहनता है और सीधा अफगानिस्तान के लिए उड़ जाता है। गुलमीरा को बचाने वाला वो एक्शन सीक्वेंस, वो पहली बार था जब हमने आयरन मैन को पूरी ताकत से एक्शन में देखा था। और फिर अमेरिकी एयरफोर्स के F-22 जेट्स के साथ उसकी वो लड़ाई कमाल थी। उस सीन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है जब एयरफोर्स के जेट्स उस पर हमला करते हैं, तो वो अपने दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रोड्स को फोन करता है और हमले को रोकने के लिए कहता है, रोडी, ये मैं हूं। वो अपनी पहचान जाहिर कर देता है। ये दिखाता है कि वो अब भी नियमों से नहीं खेल रहा। बिल्कुल, वो अपनी शर्तों पर हीरो बन रहा है। और यहीं पर हमें एक और किरदार की पहली झलक मिलती है, एजेंट फिल कोल्सन। हाँ, वो सूट बूट में एक सरकारी एजेंट जो बार बार टोनी से मिलने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन एनफोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक्स डिवीजन से है, जिसका छोटा नाम है शील्ड। उस समय दर्शकों के लिए ये बस एक अजीब सा लंबा नाम था, लेकिन मार्वल जानता था कि वो क्या कर रहे हैं। वो धीरे धीरे एक बड़ी दुनिया के बीज बो रहे थे। हाँ, एक ऐसी रहस्यमयी सरकारी एजेंसी जो इन सुपर पावर्ड घटनाओं पर नजर रख रही है। इस बीच टोनी अपनी असिस्टेंट पेपर पॉट्स को ओबेडिया स्टेन के ऑफिस में कंप्यूटर से डेटा चुराने के लिए भेजता है और वहां एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। पेपर को पता चलता है कि स्टेन न सिर्फ आतंकवादियों को हथियार बेच रहा था, बल्कि अफगानिस्तान में टोनी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट भी उसी ने दिया था। ये विश्वासघात की पराकाष्ठा है। जिस आदमी पर टोनी ने हमेशा भरोसा किया, वही उसकी जान लेना चाहता था। अब ये लड़ाई व्यक्तिगत हो गई थी। और स्टेन को जब पता चलता है कि टोनी का आर्क रिएक्टर ही उसके सूट की तकनीक की चाबी है, तो वो एक खतरनाक कदम उठाता है। वो टोनी के घर जाकर उसे एक सोनिक डिवाइस से लकवाग्रस्त कर देता है और उसके सीने से आर्क रिएक्टर निकाल कर ले जाता है। वो सीन देखना बहुत मुश्किल था। वो टोनी को मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन पेपर ने टोनी का जो सबसे पहला पुराना आर्क रिएक्टर था, उसे एक शीशे की केस में सहेज कर रखा था। हाँ, और टोनी किसी तरह खुद को घसीटकर उस पुराने रिएक्टर तक ले जाता है और अपनी जान बचाता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी आपकी शुरुआत ही आपको बचाती है। और फिर होता है अंतिम टकराव। स्टेन उस चुराए हुए आर्क रिएक्टर को अपने विशाल आयरन मॉन्गर सूट में लगाता है। ये लड़ाई सिर्फ 2 मेटल सूट्स की नहीं, बल्कि 2 विचारधाराओं की है। स्टेन की पुरानी भारी तकनीक और टोनी की नई फुर्तीली तकनीक। लड़ाई स्टार्क इंडस्ट्रीज की छत पर पहुंचती है, जहां शहर का सबसे बड़ा आर्क रिएक्टर है। और यहाँ टोनी एक जुआ खेलता है। उसका अपना सूट कम पावर पे चल रहा है। वो सीरियस स्टेन से नहीं जीत सकता। तो वो पेपर पॉट्स को उस बड़े आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करने का निर्देश देता है। इससे एक जबरदस्त बिजली का झटका लगता है जो स्टेन और उसके सूट को निष्क्रिय कर देता है और वो नीचे विस्फोट होते रिएक्टर में गिरकर मारा जाता है। और इसके साथ ही एक नए हीरो का जन्म होता है, जिसे प्रेस आयरन मैन का नाम देती है। एजेंट कोल्सन एक कवर स्टोरी तैयार करता है, एक झूठी कहानी कि टोनी स्टार्क का एक बॉडीगार्ड था जो सूट में था। सब कुछ तैयार है, टोनी को बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर ये झूठ बोलना है। लेकिन वो टोनी स्टार्क है, वो स्क्रिप्ट से नहीं चलता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस आखिरी सीन में वो एजेंट कोल्सन के दिए हुए कार्ड्स को देखता है, एक पल के लिए रुकता है और फिर वो 4 शब्द कहता है जिन्होंने सुपर हीरो सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। द ट्रूथ इज आई एम आयरन मैन। वो एक भूकंप जैसा था। उस एक लाइन ने दशकों से चली आ रही गुप्त पहचान की परंपरा को तोड़ दिया। बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हर कोई अपनी पहचान छुपाता था। सही बात है। लेकिन मार्वल ने कहा, नहीं, हमारा हीरो अपनी पहचान, अपनी गलतियों के साथ दुनिया के सामने खड़ा होगा।
ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये मार्वल का मिशन स्टेटमेंट था। इसमें एमसीयू के लिए एक यथार्थवादी और साहसी टोन सेट कर दिया। बिल्कुल। इसने बताया कि हमारे हीरो भी इंसान हैं और वो अपनी पहचान से भागेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक किरदार की शुरुआत की कहानी नहीं थी, ये एक पूरे यूनिवर्स की शुरुआत थी। सही कहा। ये अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने, प्रायश्चित करने और एक बेहद स्वार्थी इंसान के नायक बनने की कहानी थी। और हमें वो छोटा सा सीन भी नहीं भूलना चाहिए जो क्रेडिट्स के बाद आता है। हाँ, जब टोनी स्टार्क अपने घर आता है और अंधेरे में उसे एक आदमी मिलता है, निक फ्यूरी, जो SHID का डायरेक्टर है, और वो टोनी से कहता है कि वो उससे एवेंजर इनिशिएटिव के बारे में बात करने आया है। उस एक छोटे से सीन ने एक ऐसा सिनेमैटिक साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो दर्शकों से एक वादा था कि ये तो बस शुरुआत है। इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। टोनी स्टार्क ने युद्ध के एक हथियार को सुरक्षा के कवच में बदल दिया, लेकिन क्या विनाश के लिए बनाया गया कोई उपकरण सच में शांति का प्रतीक बन सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। या ये बस नियंत्रण का एक ज्यादा शक्तिशाली रूप है? जब एक इंसान के हाथ में जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, इतनी ताकत आ जाती है, तो क्या वो हीरो रह जाता है या एक खतरा बन जाता है? शायद इसी सवाल के साथ हम आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं।